उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश में बुलडोजर की कार्यवाही के बाद दिल्ली के जहांगीरपुरी इलाके में भी बुलडोजर चलाए जा चुके हैं और बहुत से मकान, दुकान को डिमोलिश कर दिया गया है। यह तोड़फोड़ का मामला दिल्ली राइट 2.0 के बाद शुरू हुआ, जिसमें इलीगल कंस्ट्रक्शन के बहाने उन इलाकों में कार्रवाई करी गई जहां पर हिंदू मुस्लिम के बीच दंगे हुए थे। बुलडोजर एक्शन को रोकने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया था, बावजूद इसके एमसीडी ने अपनी कार्रवाई जारी रखी। इन सभी घटनाओं पर, स्पेशली बुलडोजर का इस्तेमाल किए जाने पर भारत हमेशा की तरह दो ग्रुप में बढ़ गया है। एक ग्रुप जो मुसलमानों से नफरत की वजह से बुलडोजर के सपोर्ट में खड़ा है, तो दूसरा संविधान और कानून का हवाला देकर बुलडोजर के अपोज में। और इन कार्यवाही को लेकर खूब बयानबाजी भी हो रही है, जिसमें AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने जहांगीरपुरी में हुई बुलडोजर कार्यवाही की तुलना तुर्कमान गेट की घटना से कर दिया है। तुर्कमान गेट की घटना में भी बुलडोजर ने खूब तांडव मचाया था और इसमें पुलिस की गोलीबारी में बहुत से आम लोगों की जान चली गई थी। और तुर्कमान गेट की इस घटना में ज्यादातर मुसलमानों को ही टारगेट किया गया था। आखिर क्या है तुर्कमान गेट घटना की पूरी कहानी, आइए बताते हैं। तुर्कमान गेट की कहानी शुरू करते हैं 1976 से। देश में कांग्रेस की सरकार थी और इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री। साल 1976 में अप्रैल महीने के शुरुआती दिनों में इंदिरा गांधी के चहेते बेटे संजय गांधी दिल्ली के तुर्कमान गेट के दौरे पर गए थे और वहां पहुंचकर संजय गांधी ने यह ख्वाहिश जाहिर करी और कहा, मैं चाहता हूं कि तुर्कमान गेट से जामा मस्जिद साफ साफ दिखाई दे। उनकी इस इच्छा को उस वक्त के DDA उपाध्यक्ष जगमोहन ने बड़ा सीरियसली ले लिया और यह फैसला कर लिया कि तुर्कमान गेट से जामा मस्जिद दिखने तक के बीच आने वाली सभी चीजों को तोड़ दिया जाएगा और वहां पर रहने वाले लाखों लोगों को, जिसमें ज्यादातर मुसलमान थे, उनको यमुना पार खाली जमीन पर बसा दिया जाएगा। 7 अप्रैल 1976 को जगमोहन ने दिल्ली DIG PS भिंडर को मैसेज भिजवाया, जिसमें कहा कि हम 10 अप्रैल से तुर्कमान गेट पर सफाई अभियान शुरू कर रहे हैं, जिसमें उन्हें पुलिस और मजिस्ट्रेट की जरूरत पड़ेगी। फिर तारीख आती है 13 अप्रैल 1976। इस दिन सुबह दिल्ली के आसिफ अली रोड पर एक पुराना जंग लगा बुलडोजर तुर्कमान गेट की तरफ बढ़ रहा था, जिसके पीछे मजदूरों से भरी एक ट्रक चल रही थी और उसके पीछे एक जीप थी जिसमें DDA के तहसीलदार कश्मीरी लाल बैठे थे। कश्मीरी लाल को यह आदेश दिया गया था कि वहां लोगों को ऐसा कोई शक नहीं होने देना कि हम वहां उनके मकान तोड़ने आए हैं और अपने कामों को पार्ट वाइज डिवाइड करके अंजाम देना। क्योंकि 13 अप्रैल की सुबह यह पहला मौका नहीं था जब कश्मीरी लाल बुलडोजर के साथ तुर्कमान गेट की तरफ जा रहे थे, बल्कि इससे पहले वो 2 बार जा चुके थे, जिसमें उन्हें भारी विरोध का सामना करना पड़ा था और उन्हें वापस आना पड़ा था। कुछ ही देर के बाद कश्मीरी लाल का बुलडोजर तुर्कमान गेट के ट्रांजिट कैंप के सामने जाकर रुका, जिसके बाद वहां के रहने वालों ने तुरंत उनकी टीम को घेर लिया, जिस पर कश्मीरी लाल ने भीड़ से कहा, देखो डरने और घबराने की बात नहीं है, हम सिर्फ ट्रांजिट कैंप में रहने वाले लोगों को इससे बेहतर जगह रंजीत नगर ले जाने के लिए आए हैं और मैं आपको यह यकीन दिलाता हूं कि इसमें आपको किसी भी तरह की कोई परेशानी नहीं होगी। जिसके बाद मजदूरों ने ट्रांजिट कैंप की दीवारों को तोड़ना शुरू किया, जिसका ट्रांजिट कैंप में रहने वालों ने कोई विरोध नहीं किया और यह तोड़ने का काम 2 दिनों तक चला और 2 दिन बाद कश्मीरी लाल वहां से चले गए। लेकिन अगले दिन 15 अप्रैल 1976 को 2 बुलडोजर तुर्कमान गेट पर पहुंचते हैं और जैसे ही कश्मीरी लाल अपनी जीप से नीचे आते हैं, वहां के लोग दोबारा उन्हें घेर लेते हैं, जिसमें कश्मीरी लाल ने बड़ी मीठी आवाज में कहा था, परेशान ना हो, हम सिर्फ फुटपाथ तोड़ने के लिए आए हैं। मेरा आप सभी से अनुरोध है कि फुटपाथ से लगे जिनके मकान हैं वो अपने सामान हटा लें, जिससे उन्हें कोई नुकसान ना पहुंचे। इस बात पर भीड़ ने कहा कि अगर आप सिर्फ फुटपाथ तोड़ने आए हैं तो उसे तोड़ने के लिए बुलडोजर की जरूरत तो नहीं, जिस पे कश्मीरी लाल ने फिर यकीन दिलाने की कोशिश करी कि वो सिर्फ
फुटपाथ तोड़ने के लिए आए हैं और किसी का भी मकान नहीं तोड़ा जाएगा, आप लोग परेशान ना हो। लेकिन वहां पर रह रहे लोगों को कश्मीरी की नीयत पर शक हो गया था, जिसके चलते करीब 100 लोग, जिसमें ज्यादातर युवा और कांग्रेस के कार्यकर्ता थे, वो सभी उस वक्त के महानगर पार्षद अर्जुन दास के पास जाते हैं। अर्जुन दास संजय गांधी के काफी करीबी माने जाते थे। अर्जुन दास ने जब तुर्कमान गेट पर मौजूद बुलडोजर के बारे में सुना तो उन्हें बड़ा अजीब लगा, जिसके बाद अर्जुन उन 100 लोगों में से कुछ लोगों को अपनी कार में बैठाकर सीधे सूचना और प्रसारण मंत्री विद्याचरण शुक्ल के घर पर पहुंचते हैं और सारी कहानी बताते हैं। जिसके बाद विद्याचरण डीडीए उपाध्यक्ष जगमोहन को फोन मिलाकर बुलडोजर को तुरंत वापस बुलाने का आदेश देते हैं। जिसके बाद वहां पर आए लोग अर्जुन दास को शुक्रिया कहते हैं और तुर्कमान गेट यानी अपने घर को वापस चल देते हैं। लेकिन जब वो तुर्कमान गेट पर पहुंचते हैं तो उनके पैरों तले से जमीन खिसक जाती है और आंखें बाहर निकल आती है, क्योंकि उन्हें वहां पर हर तरफ मलबे ही मलबे दिखाई देते हैं। कुछ घंटे पहले रोड पर खड़े बुलडोजर करीब 50 घरों को तबाह कर चुके थे और मलबे को साइड करके जमीन बराबर कर रहे थे। जिनका मकान टूट चुका था, उनके घर के मर्द, औरत और बच्चे जमीन पर बैठे होते हैं और उनके सामान उनके अगल बगल बिखरे होते हैं। ये देखने के बाद वो लोग तुरंत तुर्कमान गेट से सिर्फ 2 किलोमीटर की दूरी पर परिवार नियोजन का कैंप चला रही रुखसाना सुल्ताना के पास पहुंचते हैं और सारी बात रुखसाना को बताते हैं। लेकिन जब तक रुखसाना तुर्कमान गेट पर पहुंचती हैं तब तक बुलडोजर 20 और घरों को पूरी तरह से तबाह कर चुका होता है। इन सब के बाद रुखसाना सभी को शाम में अपने घर पर बुलाती हैं और तुर्कमान गेट पर हो रही तबाही को रोकने के लिए एक शर्त रखती हैं और कहती हैं कि वो उनकी बात संजय गांधी तक तभी पहुंचाएंगी अगर वहां के लोग तुर्कमान गेट पर उन्हें परिवार नियोजन कैंप लगाने देंगे और साथ ही हर हफ्ते कम से कम 300 लोगों को नसबंदी के लिए आना पड़ेगा। ये शर्त वहां पर मौजूद लोगों ने मान ली और कहा उन्हें त्रिलोकपुरी और नंद नगरी ना भेजकर माता सुंदरी रोड या मिंटो रोड भेज दिया जाए, चूंकि उनके मकान तो टूट चुके थे और ऐसी हालत में उन्हें कहीं ना कहीं तो बसाया ही जाना था। लेकिन इतने के बाद भी बुलडोजर अभी थमे नहीं थे, बल्कि गलियों के अंदर जाने लगे थे और अब बुलडोजरों की संख्या 2 से 3 हो चुकी थी और वो अपनी पूरी ताकत से अपना काम कर रहे थे। साथ ही डीडीए के अधिकारी उन लोगों को भी त्रिलोकपुरी और नंद नगरी में प्लॉट अलॉटमेंट की पर्ची दे रहे थे जिनके मकान अभी गिराए नहीं गए थे। इससे ये बात साफ हो गई थी कि अभी और मकान तोड़े जाने हैं और अब तक डीडीए के अधिकारियों की वो मीठी जबान भी बदल चुकी थी, बल्कि वो अब लोगों को अपना हुक्म सुना रहे थे। तुर्कमान गेट पर रहने वाले लोगों ने उन्हें बहुत समझाने की कोशिश करी कि हम झुग्गी और झोपड़ियों में रहने वाले लोग नहीं हैं, हमारे पास बाकायदा अपना घर है और हम उसका हाउस टैक्स भी देते हैं। लेकिन डीडीए के अधिकारियों ने उनकी एक न सुनी और कहा हमारे पास ये सारे मकान गिराने का हुक्म है। अपडेट आती है 18 अप्रैल। कार्यवाही के 5 दिन बीत चुके होते हैं और दिन होता है संडे। चूंकि संडे होने की वजह से इस दिन बुलडोजर नहीं चला और इसी दिन तुर्कमान गेट से एक ग्रुप डीडीए उपाध्यक्ष जगमोहन से मिलने जाता है और उनसे कहता है कि उन्हें तुर्कमान गेट से ज्यादा दूर न भेजा जाए और अलग अलग जगहों पर न भेजकर एक जगह रहने दिया जाए। इस बात पर जगमोहन ने जो जवाब दिया था वो था, क्या आप हमें पागल समझते हो कि एक और पाकिस्तान तोड़ने के बाद दूसरा पाकिस्तान बन जाने दें? आपको हम त्रिलोकपुरी और खिचड़ीपुर में ही प्लॉट देंगे, आपको वहां जाना पड़ेगा और ये याद रखिए कि अगर आप वहां पर नहीं जाते और डिमोलिशन का विरोध करने की बेवकूफी जारी रखते हैं तो इसके परिणाम गंभीर होंगे। जगमोहन की ये बातें उन मुसलमानों के लिए थी जो पाकिस्तान के अलग होने के बाद भी भारत को अपने लिए चुना था और अपने देश भारत को छोड़कर जाने से इनकार कर दिया था, और यह दौर था कांग्रेस का। तुर्कमान गेट पर कार्यवाही होने का अगला दिन आता है। डेट थी 19 अप्रैल। इस दिन सुबह 8 बजे 500 महिलाएं और 200 बच्चे उस जगह पर जमा हो जाते हैं जहां पर मकान गिराए जा रहे थे और उन सभी ने अपनी बाहों पर काली पट्टी बांध रखी थी। करीब 11:30 बजे तुर्कमान गेट पर एक बार फिर से बुलडोजर पहुंचता है और करीब
आधे घंटे के बाद 7 ट्रक सीआरपीएफ के जवान भी पहुंच जाते हैं और उनके हाथों में राइफल, आंसू गैस के गोले होते हैं। वहां पर मौजूद भीड़ पहले टूटे हुए मकान के पत्थर उन पर फेंकना शुरू करती है, जिसके बाद पुलिस उन्हें दौड़ाती है तो वो लोग अपनी छतों और गलियों से पत्थर मारने लगते हैं, जिसके बाद पुलिस हवाई फायरिंग करती है और आंसू गैस के गोले भी छोड़ती है, लेकिन भीड़ पर उसका कोई खास असर नहीं पड़ता है। लेकिन तभी एक भीड़ पीछे से पुलिस पर हमला करती है और अभी पुलिस इस भीड़ से संभल भी नहीं पाई थी कि लेफ्ट साइड से कुछ लोग पुलिस को घेर लेते हैं और वहां पर मौजूद पुलिस चौकी को भी घेर लेते हैं, जिसके बाद सब डिविजनल मजिस्ट्रेट लाठीचार्ज का हुक्म देते हैं। साथ ही और फोर्स भी बुलाई जाती है, जिसके 1 घंटे के बाद दिल्ली पुलिस की 8 कंपनी और बीएसएफ की 1 कंपनी वहां पर पहुंचती है और उन्हें 2 राउंड ब्लैंक फायरिंग के आदेश दिए जाते हैं। पुलिस ने 2:30 बजे फायरिंग शुरू करी। गवर्नमेंट रिकॉर्ड के मुताबिक 14 राउंड फायरिंग करी गई और फिर दिल्ली पुलिस और सीआरपीएफ के जवानों ने विरोध कर रहे लोगों को दौड़ाना शुरू किया। इन सारी भिड़ंत के दौरान दिल्ली डीआईजी भिंडर को एक पत्थर आकर लगता है, जिसके बाद उन्होंने भीड़ पर गोली चलाने के लिए एक कांस्टेबल से हथियार छीनने की कोशिश करी थी, लेकिन कांस्टेबल ने उन्हें अपना हथियार नहीं दिया था, लेकिन कांस्टेबल उनके गोली चलाने के आदेश का पालन किया था। सरकारी रिकॉर्ड के मुताबिक इस घटना में 6 लोगों की मौत हुई थी। गैर सरकारी रिकॉर्ड के मुताबिक घटना में मरने वालों की संख्या इसके 2 गुनी थी। करीब 4:30 बजे पुलिस की गाड़ी इलाके में घूम घूम करके ये ऐलान करने लगी थी कि इन इलाके में कर्फ्यू लगा दिया गया है। साथ ही पुलिस घरों में घुस घुस कर मर्द के साथ औरतों और बच्चों की पिटाई करने लगी थी। उन्होंने उनके जेवरात उठाने शुरू कर दिए थे। एक जगह तो गोली से घायल एक इंसान के पैर पर राइफल बट से मारा था। यह कर्फ्यू 13 मई 1976 तक लागू रहा। उस टाइम की कांग्रेस सरकार ने तुर्कमान गेट की इस घटना को अखबारों में नहीं छपने दिया। फायरिंग के अगले दिन इंडियन एक्सप्रेस के पहले पन्ने पर फ्रांस यूनिवर्सिटी में हो रहे विरोध की खबरें तो छपी थी, लेकिन न्यूज़पेपर ऑफिस से सिर्फ 2 किलोमीटर दूर हुई फायरिंग की इस घटना का कोई जिक्र नहीं था, क्योंकि खबर को पूरी तरह से सेंसर कर दिया गया था। जब तुर्कमान गेट से हटाए गए लोग उस जगह पर पहुंचे जहां उन्हें बसाया जाना था, तो वहां का मंजर ही अजीब था। ईंटों की झोपड़ियां बनी हुई थी, जिसमें कुछ आधी बनी हुई थी, किसी की छत नहीं थी तो किसी की सिर्फ 2 दीवारें खड़ी थी। उस नई नवेली बसाई कॉलोनी में 18 टॉयलेट थे और उन सभी टॉयलेट में ना तो छत थी और ना ही दरवाजे। लोगों को उन्हें इस्तेमाल करने के लिए लंबी लंबी लाइन लगानी पड़ती थी। सभी परिवार को सिर्फ 25 स्क्वायर यार्ड जमीन दी गई थी और इतनी छोटी सी जगह में उन्हें रहना था, जहां पर एक जानवर भी ठीक से नहीं रह सकता था। इतना कुछ हुआ, लोगों के मकान तोड़े गए, उन पे गोलियां चलाई गई, लेकिन किसी भी नेता ने अपनी जबान नहीं खोली थी। सबके सब खामोश रहे और सिर्फ तमाशा देख रहे थे। लेकिन जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री शेख अब्दुल्ला ने इस मामले को ऊपर उठाने की कोशिश करी और तुर्कमान गेट से हटाए गए लोगों की बसाई गई नई नवेली कॉलोनी का दौरा किया और वापस श्रीनगर लौटने के बाद शेख अब्दुल्ला ने इंदिरा गांधी को एक लंबा चौड़ा लेटर लिखकर बताया कि यमुना पर बसाए गए लोगों के हालात अच्छे नहीं हैं। उनके प्रिय बेटे द्वारा उनके नाक के नीचे एक धर्म विशेष पर हमले का जिक्र किया, लेकिन इंदिरा गांधी ने उनकी इस शिकायत को सही नहीं माना और ना ही जगमोहन को इस पूरे घटने पर कोई मलाल हुआ। लेकिन कांग्रेस को तुर्कमान गेट पर हुई इस फायरिंग की बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ी और 1977 के चुनाव में मुसलमानों के एक बहुत बड़े हिस्से ने कांग्रेस को वोट नहीं दिया। मुसलमानों के साथ होती एक तरफा कार्यवाही का सिलसिला ये कोई नया नहीं है, बल्कि इसकी जन्मदाता वही कांग्रेस है जो आज अपने बुरे दिनों में लोकतंत्र और संविधान की दुहाई दे रही है। और कांग्रेस के दोहरे रवैये का शिकार सिर्फ तुर्कमान गेट नहीं, बल्कि आजादी के बाद ढेरों मिसालें मौजूद है। इसलिए आज ये कांग्रेस भाजपा पर डेमोक्रेसी के नाम पर हमले कर रही है। अपने सत्ता के दिनों में यह भी वही कर रही थी, वैसे ही बुलडोजर इस्तेमाल किए थे जैसा कि आज हो रहा है। कल भी मुसलमान ही टारगेट पर था और आज भी
मुसलमान ही टारगेट पर है। आज के वीडियो में इतना ही। वीडियो कैसी लगी कमेंट में बताएं। साथ ही इसी तरह की और भी ऐतिहासिक घटनाओं की वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिलते हैं अगले वीडियो में।